हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का लेसन 4 पढ़ेंगे और इसमें हमें इंडिया चाइना रिलेशंस को कवर करना है। देखो, भारत चीन संबंधों को मेनली हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारी आज़ादी के बाद वाले रिलेशंस को, यानी 1947 के बाद का जो दौर है वो हम इसमें रखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। मेनली इसमें तिब्बत फैक्टर और 1962 इंडिया चाइना वॉर इसी दौर में आते हैं। वॉर के बाद चाइना से हमारे संबंध बिगड़ गए थे। 1988 से रिलेशंस फिर से सुधरने शुरू हुए। तो 88 से 2013 तक का जो समय है इसे फेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन में रखा जाता है। फिर इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट एंड लास्टली कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ कंट्रीज। क्लियर है आउटलाइन? तो चलो फटाक से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और हमारी इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। माओ जेडोंग चाइना के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के पहले राष्ट्रपति बने और इन्होंने चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर कर दिया। तो जो कम्युनिस्ट रजीम आज आप चाइना में देख रहे हैं, ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में स्टैब्लिश हुई एंड इंडिया वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। भारत उन पहले देशों में से था जिसने इस नई चाइनीज गवर्नमेंट को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था और मान्यता दी थी। अब इंडिया चाइना रिलेशंस को ठीक से समझने के लिए पहले आपको तिब्बत फैक्टर पता होना चाहिए। देखो, तिब्बत एक पहाड़ी क्षेत्र है, माउंटेनियस एरिया है जो इंडिया और चाइना के बीच में पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत एक सेफ और न्यूट्रल स्पेस रहा था दोनों देशों के बीच। यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या बुद्धिस्ट थी और ये बहुत आध्यात्मिक और शांतिप्रिय लोग थे। अब तिब्बत का इतिहास उठा के देखें तो चाइना की न्यू गवर्नमेंट बनने से पहले ये एक ऑटोनॉमस रीजन हुआ करता था। इसे तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन कहा जाता था। यहाँ की अपनी गवर्नमेंट थी जिसे यहाँ के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा चलाते थे। इनकी अपनी करेंसी थी और अपनी आर्मी थी। पर एक प्रॉब्लम ये थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इवन जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था तो अंग्रेजों ने तिब्बत को चाइना का टेरिटरी माना था, पर यह चाइना के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं हुआ करता था। अब हुआ क्या कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनने के बाद 1950 में चाइनीज आर्मी ने तिब्बत पे अटैक कर दिया और इसको पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। नाउ इंडिया वॉज वरिड बिकॉज द पीसफुल तिब्बत वॉज नाउ अंडर चाइनीज कंट्रोल। अब जब तक 1950 से पहले तिब्बत चाइना के कंट्रोल में नहीं था, तब हमारे डायरेक्ट बॉर्डर्स चाइना से सिर्फ इधर ऊपर वाले हिस्से में लगते थे। पर जब पूरा तिब्बत चाइना का हो गया तो ये सारे बॉर्डर हमारे किससे हो गए? चाइना से। So after Chinese control over Tibet, India and China shared a very long direct border. अब इसमें समस्या ये होने वाली थी कि उस वक्त ये बॉर्डर्स जमीन पर प्रॉपरली मार्क्ड नहीं थे, जिससे आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अब जब चाइना ने तिब्बत पे हमला किया तो इंडिया ने इसका पहले विरोध किया कि भाई तुम फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर चाइना ने कहा कि तुम मत बोलो, ये हमारा इंटरनल मैटर है। अब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के सामने 2 रास्ते थे। या तो तिब्बत के लिए चाइना से दुश्मनी मोल ले लें और या तो चाइना से दोस्ती करके बॉर्डर पर शांति बनाए रखें। नेहरू जी ने दोस्ती का रास्ता चुना क्योंकि उस वक्त इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था और हम एक बड़ी जंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस मैटर को सुलझाने के लिए पंचशील समझौता लेके आया चाइना। टू सॉल्व अर्ली टेंशंस, इंडिया एंड चाइना साइंड एन एग्रीमेंट इन 1954। 1954 में दोनों देशों ने इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और इस ट्रीटी में इंडिया ने पहली बार लिखित में ये मान लिया कि तिब्बत चाइना का एक हिस्सा है। तो जिस तिब्बत को कभी तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन कहा जाता था, वो अब क्या हो गया? तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। बाय साइनिंग दिस एग्रीमेंट, इंडिया ऑफिशियली एक्सेप्टेड दैट तिब्बत वॉज अ पार्ट ऑफ चाइना। इसके साथ ही इस एग्रीमेंट में 5 नियम भी बनाए गए, जैसे दोनों देश एक दूसरे के बॉर्डर की रेस्पेक्ट करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में नहीं बोलेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे और शांति से मुद्दों को सुलझाएंगे। अब नेहरू जी ने इस एग्रीमेंट के बाद सोचा था कि भैया अब तो हम सेफ हैं, चाइना से अब कोई खतरा नहीं है। उस वक्त एक नारा भी बहुत पॉपुलर हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, इंडियंस एंड चाइनीज आर ब्रदर्स। अब इस एग्रीमेंट से चाइना के लिए फायदा ये हुआ कि उसका तिब्बत पे पूरा अधिकार हो गया, क्योंकि भैया हमने मान लिया कि तिब्बत तुम्हारा है, तुम ले जाओ और बदले में बॉर्डर पे हमसे लड़ाई मत करना। सो इंडिया फेल्ट वेरी सेफ आफ्टर साइनिंग दिस ट्रीटी एंड वी बिलीव्ड दैट चाइना वुड नेवर अटैक। अब चाइना का तिब्बत पे कब्जा तो हो गया, पर तिब्बत के लोग चाइनीज कम्युनिस्ट रूल से बहुत नाराज थे क्योंकि गवर्नमेंट इनके रिलीजन और कल्चर को डिस्ट्रॉय करने लगी थी। बौद्ध मठों की जमीनें छीनने लगी थी सरकार। तिब्बतियंस की पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म हो गई थी।
So the people of Tibet were unhappy with Chinese rule. In 1959, Tibetan rebelled against China. लोगों ने चीन की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने अपनी आर्मी लगा दी और रेबिलियन को क्रश कर दिया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उनको अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा और वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ गए। द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बत, द दलाई लामा, हैड टू रन अवे टू सेव हिज लाइफ। ही क्रॉस्ड द बॉर्डर एंड केम टू इंडिया। भारत में उन्हें सरकार ने शरण दी और रहने के लिए सेफ स्पेस प्रोवाइड किया गया। इंडिया गेव हिम शेल्टर एंड अ सेफ प्लेस टू लिव। अब इसी वजह से चाइना हमसे हो गया नाराज और बोला कि तुमने पंचशील एग्रीमेंट में किए गए प्रोमिसेस को तोड़ दिया है, और यहीं से इंडिया चाइना रिलेशंस में दिक्कत होनी शुरू हो गई। चाइना कह रहा था कि भाई तिब्बत हमारा इंटरनल मैटर है, इंडिया ने दलाई लामा को अपने यहाँ शरण नहीं देनी चाहिए थी, पॉलिटिकल असाइलम नहीं देना चाहिए था। पर हमारा व्यू ये था कि भाई हमने ये थोड़ी कहा कि तिब्बत चाइना का नहीं है। अगर दलाई लामा वहां से भाग के भारत ना आते तो या तो चाइना उन्हें मार देता और या तो जेल में डाल देता, और ये बेचारे ठहरे आध्यात्मिक गुरु और बौद्ध धर्म का इतिहास ही भारत से जुड़ा हुआ है। हम कैसे कह दें कि किसी शांति प्रिय बुद्धिस्ट व्यक्ति को हम सेफ प्लेस तक नहीं दे सकते? तो हमने तो शेल्टर उन्हें देनी ही थी। असली सवाल तो ये है ना कि चीन की सरकार ने क्यों इतनी शोषणकारी नीतियां बनाई कि लोगों से उन्हीं के अधिकार छीन लिए गए। चाइना जैसे कम्युनिस्ट विचार वाले देश ये अध्यात्म, धर्म, संस्कृति इन सबको सीधे कुचल देते हैं। चाइना में आज भी आप धर्म को फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे कोई भी हो। पर भारत में आपको पूरी आज़ादी मिलती है। तो अब ये जो पूरा सीन है इसे 1959 तिब्बतियन क्राइसिस कहा जाता है। आज भी दलाई लामा अपने मंक्स के साथ भारत में ही रहते हैं। एक बात ध्यान रखना कि दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तिब्बतियन बुद्धिज्म के जो हाईएस्ट लीडर होते हैं उनके पद को दलाई लामा कहा जाता है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो वही जो 1959 की क्राइसिस में भारत आए थे, ये अब भी अपने सन्यासियों के साथ यहीं रहते हैं, इंडिया में ही। इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। अब तिब्बतियन क्राइसिस के 2 साल बाद 1962 में चाइना ने अचानक इंडिया पे अटैक कर दिया और बॉर्डर को लेके वॉर हो गई। बिकॉज ऑफ द तिब्बत इशू, चाइना स्टार्टेड ब्रिंगिंग इट्स आर्मी राइट अप टू द इंडियन बॉर्डर्स। इन अक्टूबर 1962, चाइना लॉन्च्ड अ मैसिव सडन मिलिट्री अटैक ऑन इंडिया। चाइना ने भारत पर 2 तरफ से हमले कर दिए, एक लद्दाख वाली साइड से और दूसरा अरुणाचल वाली साइड से। अब भारत के लिए ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। इंडिया वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड। द इंडियन गवर्नमेंट एंड आर्मी वर नॉट रेडी फॉर अ वॉर। हमारी सरकार इस युद्ध के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थी, क्योंकि नेहरू जी ने पंचशील एग्रीमेंट के बाद सोचा था कि चाइना इज नाउ आवर फ्रेंड, दे विल नॉट अटैक। पर चाइना ने धोखा दे दिया और भारत की इस युद्ध में बुरी तरह हार हुई। इंडिया सफर्ड अ वेरी पेनफुल डिफीट। और इसी युद्ध में चाइनीज आर्मी लद्दाख वाले हिस्से में घुस आई और इधर ऊपर वाला जो रीजन था इसे अक्साई चीन कहते थे। ये लद्दाख का ही हिस्सा हुआ करता था, पर चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया और अभी भी यह अक्साई चीन वाला क्षेत्र चाइना के कंट्रोल में ही है। भले ही हम मैप में इसे अपना दिखाते हैं, पर इट इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। सो दे कैप्चर्ड अ लार्ज इंडियन एरिया इन द लद्दाख कॉल्ड अक्साई चीन। तो नेहरू जी ने जो हिंदी चीनी भाई भाई का ख्वाब देखा था वो पूरी तरह टूट गया। पंचशील समझौते का भी कोई अस्तित्व नहीं बचा। ट्रस्ट वॉज ब्रोकन फॉर एवर। और तब से ही हम चाइना को लेके बहुत सतर्क रहते हैं, क्योंकि एक बार धोखा दे चुका है, भरोसा एक बार तोड़ दिया तो दोबारा नहीं बनता। अब इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के पीछे क्या कारण है, क्यों बॉर्डर्स फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं, कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इस पर अभी आगे बात करेंगे। अब 1962 में इस युद्ध के बाद भारत ने अपने संबंध चाइना से पूरी तरह तोड़ दिए, अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया और ट्रेड को भी सस्पेंड कर दिया गया। आफ्टर द 1962 वॉर देयर वाज ऑलमोस्ट नो कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर मैनी ईयर्स। लगभग 15-20 सालों तक संबंध बिगड़े रहे। फिर 1988 से थोड़े रिश्ते सुधरने चालू हुए। 1988 से 2013 तक का जो समय है इसे हम फेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन के अंदर रखते हैं। तो अब संबंध सुधरे कैसे? देखो, 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का चाइना दौरा हुआ एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। ये पहली बार था कि 34 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री चाइना गया था। इट वाज द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू चाइना इन 34 ईयर्स। वहां पे पीएम राजीव गांधी ने चाइनीज लीडर डेंग सियाओपिंग से हाथ मिलाया और कुछ डिप्लोमेटिक बातचीत हुई एंड दे डिसाइडेड टू फॉरगेट द बिटर पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ पीस। तो यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। इस विजिट में एक स्मार्ट डिसीजन लिया गया। अब भारत और चाइना दोनों को यह पता था कि बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे बीच में एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है।
इसे इतना जल्दी सुलझाया नहीं जा सकता, पर बॉर्डर इशू के चक्कर में दोनों देश व्यापार करना क्यों बंद कर दें। सो दे अग्रीड टू सेपरेट द बॉर्डर इशू फ्रॉम अदर थिंग्स। इस विजिट में ही ये फैसला लिया गया कि भाई एक काम करते हैं, बॉर्डर इशू पे दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स बातचीत करना शुरू करेंगे और इसे हल करने की कोशिश की जाएगी। पर साथ में इंडिया चाइना के बीच बिजनेस और ट्रेड भी शुरू किया जाएगा। तो बॉर्डर डिस्प्यूट और ट्रेड दोनों को अलग अलग करके देखेंगे। बॉर्डर डिस्प्यूट के चक्कर में ट्रेड नहीं बंद कर देना है। So they decided to slowly hold talks about the border, but at the same time, they would start doing business and trade with each other. And this big decision allowed their economic trade to grow massively in the coming decades. अब ट्रेड तो इमीडिएटली शुरू हो गया, पर बॉर्डर मसले पे कुछ निष्कर्ष निकल पाने में 5-6 साल लग गए और फाइनली 1993 और 1996 में बॉर्डर पीस एग्रीमेंट साइन किया गया। युद्ध की स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए 2 शांति समझौते किए गए। इन एग्रीमेंट्स की 3 प्रमुख बातें थीं। पहला, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को दोनों सेनाओं के बीच अनऑफिशियल बॉर्डर माना गया। जहां तक चाइना की सेना ने 1962 की वॉर में कब्जा कर लिया था, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC बोलते हैं। तो अक्साई चीन वाला क्षेत्र आज भी चाइना के पास ही है, पर LAC को हमने टेम्परेरी अनऑफिशियल बॉर्डर माना हुआ है, क्योंकि चाइना अक्साई चीन छोड़ेगा नहीं और हम उससे सीधे लड़के छीन नहीं सकते। So they created strict rules for the line of actual control. The LAC is the temporary unofficial border between the two armies. तो अब दोनों देशों की सेनाएं LAC के आसपास अपने एरियाज में पेट्रोलिंग करती हैं। दूसरा नियम यह था इस एग्रीमेंट में कि दोनों देश बॉर्डर एरियाज में अपने सैनिकों की संख्या और टैंक्स को कम कर देंगे ताकि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। They agreed to reduce the number of soldiers and tanks near the border. और तीसरा रूल ये बनाया गया कि दोनों तरफ के सोल्जर्स LAC वाले एरिया में बंदूक और गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दे मेड अ रूल दैट सोल्जर्स फ्रॉम बोथ साइड्स promised not to use guns or explosives against each other near the LAC. तो फाइनली इस समझौते के बाद जाके कुछ बात बनी एंड बिकॉज ऑफ दीज एग्रीमेंट्स द इंडिया चाइना बॉर्डर रिमेन्ड मोस्टली पीसफुल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। इन्हीं समझौतों के कारण भारत चीन सीमा पर लंबे समय तक शांति की स्थिति बनी रही और दशकों तक दोनों तरफ से कोई गोली वगैरह नहीं चली, कोई गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज कि भारत चीन सीमा का ये विवाद है ही क्यों? एक फाइनल लाइन डिसाइड करके उस पर फेंसिंग क्यों नहीं कर दी जाती ताकि डिस्प्यूट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? तो चलो बॉर्डर डिस्प्यूट को डिटेल में समझते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। बॉर्डर इश्यूज कंटिन्यू एज अ मेजर इशू इन द इंडिया चाइना रिलेशंस, एनालाइज इट। भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा है, इसका विश्लेषण कीजिए। एक और सवाल है इसी से रिलेटेड, critically analyze the India-China relations with special reference to increasing confrontation in recent years. हाल के समय में सीमा पर जो तनाव की स्थिति बनी है उसका जिक्र करते हुए भारत चीन संबंधों को एनालाइज करना है। अब देखो, भारत और चीन के बीच सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है कि दोनों देश एक पॉइंट पर एग्री ही नहीं करते कि भाई एक्चुअल बॉर्डर्स कहाँ होना चाहिए। लगभग 3400 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा हमारी चीन के साथ लगती है एंड बिकॉज दे नेवर एग्रीड ऑन एन ऑफिशियल मैप, दे हैव अ टेम्परेरी वर्किंग बॉर्डर कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। तो क्योंकि सहमति बन ही नहीं पा रही है, इसीलिए LAC को अभी के लिए टेम्परेरी वर्किंग बॉर्डर मान लिया गया है, नॉट फाइनल। देखो, इस डिस्प्यूट को ठीक से समझने के लिए हम इंडो चाइना बॉर्डर्स को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। पहला, चाइना के साथ ऊपर की तरफ लद्दाख वाले क्षेत्र से जो भारत की सीमा लगती है उसे वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। दूसरा, इधर हिमाचल और उत्तराखंड स्टेट के जो बॉर्डर चाइना के साथ लगते हैं उसे मिडिल सेक्टर बोलते हैं। बाकी बीच में नेपाल पड़ जाता है, तो यहाँ यूपी और बिहार हैं एंड दे डू नॉट हैव डायरेक्ट बॉर्डर्स विथ चाइना। तीसरा, यहाँ एक छोटा सा स्टेट है सिक्किम और इधर अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों के साथ जो सीमा चीन से लगती है उसे ईस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। क्लियर है डिवीजन? तो इधर वेस्टर्न, इधर मिडिल और इधर ईस्टर्न। एक एक करके तीनों जगह वाले डिस्प्यूट्स पे बात करेंगे। फर्स्ट इज द वेस्टर्न सेक्टर। दिस इज वेयर द मोस्ट सीरियस टेंशन इज टुडे। सबसे ज्यादा विवाद इसी सेक्टर में है। अभी ऊपर हमने बात करी थी कि 1962 की वॉर में चाइना ने लद्दाख के अक्साई चीन वाले हिस्से को कब्जा कर लिया था और इस लड़ाई के बाद जहाँ पे चीन की सेना रुकी उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। अब ये डिस्प्यूट हुआ ही क्यों, इसे जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा घुसना पड़ेगा।
जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तब अंग्रेजों ने पहली बार प्रयास किया कि भाई हम इंडिया चाइना बॉर्डर को क्लियरली ड्रॉ कर देते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इस इलाके का सर्वे किया और 1865 में एक बॉर्डर लाइन प्रपोज की गई, जिसे जॉनसन लाइन कहते हैं। ये ऊपर वाला जो बॉर्डर है ये जॉनसन लाइन है। इस बॉर्डर के हिसाब से देखें तो अक्साई चीन भारत के हिस्से में आ जाता है। पर अंग्रेज एक दिक्कत खड़ी कर गए। उन्हें बाद में लगा कि भाई ये हमने काफी नॉर्थ में लाइन खींच दी है और ये पहाड़ी रेगिस्तान का क्षेत्र भी है, तो अंग्रेज खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे कि इस हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में सेना भेज के सीमा सुरक्षा रख सकें। तो वो खुद ही कंफ्यूज थे कि भाई ये फाइनल लाइन मानी जाए या ना मानी जाए। इसलिए उन्होंने 1899 में दूसरी लाइन ड्रॉ करी, जिसे मैकडोनल्ड लाइन कहते हैं। ये अराउंड यहाँ से पास होती थी। इस वाले में आपको क्लियर दिख जाएगा, ये वाली मैकडोनल्ड लाइन है और ये जॉनसन लाइन। अब मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से देखें तो अक्साई चीन वाला आधा हिस्सा चाइना में पड़ जाता है। तो अंग्रेजों ने जब ये नई लाइन प्रपोज करी तो उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को चिट्ठी भिजवाई कि भैया ये आधा अक्साई चीन का हिस्सा हम तुम्हें दे रहे हैं, ये मैकडोनल्ड लाइन है, इसे मान लो और ये फाइनल हो जाए। पर चाइना का इस पे कोई जवाब ही नहीं आया। तो क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल कोई सहमति जताई ही नहीं, तो ब्रिटिशर्स फिर से इस पुरानी वाली लाइन पे, जॉनसन लाइन पे शिफ्ट हो गए। और अंग्रेजों को जाने के बाद हमने भी इसी को क्लेम किया कि भैया यही फाइनल बाउंड्री है। अब चाइना इस पे कहता है कि नहीं, ये वाली फाइनल नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने खुद एक तरफा डिसाइड किया था, हमसे पूछा थोड़ी था। और बाद में अक्साई चीन आधा तो हमें ही दे रहे थे, तो हम ये वाली लाइन फाइनल क्यों माने। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्प्यूट। हम कहते हैं कि भाई जॉनसन लाइन असली है, इसलिए अक्साई चीन हमारा हुआ। पर चाइना कहता है कि लाइन वाइन गई भाड़ में, जहां हमारी सेना अभी खड़ी है, जहां तक हमने कब्जा ले रखा है अक्साई चीन का, वो पूरा हिस्सा हमारा है। इवन जो टेम्परेरी बॉर्डर है LAC का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो भी क्लियरली मैप पे डिसाइड नहीं है। इसीलिए इस तरफ सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति रहती है। वैसे अक्साई चीन वाले एरिया में देखें तो वहां कोई रहता वहता नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बंजर रेगिस्तान वाला इलाका है। पर इतिहास के हिसाब से देखेंगे तो हमेशा ये भारत का ही हिस्सा रहा है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई फिर चाइना इसे कंट्रोल क्यों करना चाहता है। तो वो इसलिए क्योंकि इधर सिंजियांग और तिब्बत को कनेक्ट करने का एकमात्र शॉर्टेस्ट रास्ता अक्साई चीन से होकर गुजरता है। इसीलिए चाइना अक्साई चीन वाले रीजन को अपने हिस्से में क्लेम करता है। 1950 में ही चाइना ने यहाँ पे एक हाईवे बना लिया था और बहुत बाद में इसके बारे में हमें पता चला, और 1962 की वॉर में तो पूरा ही कंट्रोल कर लिया। सो दिस वॉज द वेस्टर्न सेक्टर डिस्प्यूट। नाउ लेट्स कम टू द मिडिल सेक्टर। इसमें हिमाचल और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों की सीमा चीन से लगती है। लगभग 545 किलोमीटर लंबा बॉर्डर मिडिल सेक्टर में आता है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इस जोन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। बाकी सेक्टर्स की तुलना में मिडिल सेक्टर थोड़ा शांत ही रहता है। यहाँ पे तनाव की स्थिति बहुत कम ही होती है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस एरिया की ज्योग्राफी भी ऐसी है, बड़े पैमाने पर सेना की मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। इसीलिए इस क्षेत्र में विवाद बहुत कम ही होता है। अब आते हैं ईस्टर्न सेक्टर की तरफ। इधर सिक्किम और इधर अरुणाचल, दोनों की सीमाएं चीन से लगती हैं। और पूरे इंडो चाइना बॉर्डर में सबसे डिफाइंड बॉर्डर सिक्किम का है। यहाँ क्लियर कट बाउंड्री डिसाइड कर दी गई है, इसलिए डिस्प्यूट ऑलमोस्ट जीरो है। पहले थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स इस बात पे थे कि चाइना सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं मानता था, पर 2003 में ये मैटर भी क्लियर हो गया। इन 2003 ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, चाइना रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज सोवरेनिटी ओवर सिक्किम। ईस्टर्न सेक्टर में मेन डिस्प्यूट है अरुणाचल को लेके। चाइना क्लेम्स दैट द एंटायर इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्चुअली बिलोंग्स टू चाइना। दे कॉल इट साउथ तिब्बत। अब चीन के हिसाब से देखें तो पूरा अरुणाचल उनका है, वो इसे साउथ तिब्बत कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ डिस्प्यूट क्यों है। तो देखो, 1914 में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, उस वक्त ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, तिब्बत और चाइना, इन तीनों के बीच एक शिमला कन्वेंशन रखी गई ताकि अरुणाचल वाले एरिया की एक क्लियर बॉर्डर लाइन डिसाइड करी जा सके। एंड हेयर दे एग्रीड टू अ बॉर्डर कॉल्ड मैकमोहन लाइन। इसी कन्वेंशन में एक सीमा तय की गई जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। तिब्बत इस लाइन पे एग्री कर रहा था, पर चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ने फाइनल एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया। तो अंग्रेजों ने कहा कि कोई नहीं, तुम नहीं मानते तो क्या हो गया, तुम्हारे साथ तो बॉर्डर है ही नहीं। बॉर्डर तो तिब्बत के साथ है, क्योंकि तिब्बत उस वक्त ऑटोनॉमस रीजन हुआ करता था। 1914 शिमला कन्वेंशन के दौरान तिब्बत वॉज एन ऑटोनॉमस रीजन। चाइना ने तो 1950s में कब्जा किया था तिब्बत पे। तो अंग्रेजों ने सीधे तिब्बत से बायलैटरल ट्रीटी साइन कर ली एंड इंडिया एक्सेप्ट्स द मैकमोहन लाइन एज द ऑफिशियल बॉर्डर।
पर चाइना अब कहता है कि न, हम इस लाइन को नहीं मानते क्योंकि हमने तो शुरू में ही डिसएग्री किया था। भले ही इंडिया तिब्बत के बीच मैकमोहन लाइन फाइनल कर ली गई थी, पर चाइना का तर्क यह है कि तिब्बत के पास ट्रीटी साइन करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि तिब्बत एक सोवरेन कंट्री नहीं था। पर हम कहते हैं कि तिब्बत तो ऑटोनॉमस था ना, तो उनसे एग्रीमेंट हुआ, मतलब फाइनल हो गया, तुम क्यों बीच में कूद रहे हो, तुम्हारी क्यों जल रही है। पर चाइना पूरा अरुणाचल अपने हिस्से में क्लेम करता है, हालांकि अभी है ये भारत के ही हिस्से में, पर चाइना अब डायरेक्टली इसे हमसे छीन तो सकता नहीं है, तो डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। जब भी कभी हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो चाइना इस पर हमेशा ऑब्जेक्शन करता है। क्लियर हो गया तीनों सेक्टर के डिस्प्यूट। सो आई होप कि ये पूरा इंडो चाइना बॉर्डर का जो मसला था आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉपरेशन बिटवीन इंडिया चाइना। मौजूदा हालात कैसे हैं और सहयोग की क्या स्थिति है। The foreign policy relationship between India and China is currently very fragile. It is a mix of careful cooperation and deep mistrust. तो अभी दोनों देशों के बीच रिलेशंस बहुत नाजुक हैं। 2020 में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास गलवान घाटी का एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पे भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी, कन्फ्रंटेशन हो गई थी और हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। और ये पहली बार था जब 45 साल बाद भारत चीन सीमा पर हमारे सैनिक शहीद हुए थे। 2020 की इस घटना के बाद से ही भारत ने अपने सारे संबंध चाइना से तोड़ दिए थे। सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक करी थी उस वक्त। टिकटॉक, पबजी जैसे सैकड़ों चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया था और तभी से मोदी जी ने कहा था कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। पर अभी 2025 में थोड़ी बॉर्डर डिसएग्रीमेंट्स पे कुछ बात बनी है, तो थोड़े संबंध सुधरने फिर से चालू हुए हैं। अभी 2025 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की समिट थी, प्रधानमंत्री चाइना गए थे उसमें। Leaders from 20 nations will gather here in Tianjin for a summit of the SCO, the Shanghai Cooperation Organization. India's Prime Minister Narendra Modi is attending in person. It's a high-profile engagement. This is Prime Minister Modi's first visit to China in 7 years, and it comes at a critical moment. For Prime Minister Modi, the SCO summit is more than a routine multilateral meet. It is an opportunity to press India's stand on terrorism, to deal directly with China and Russia, and to signal to the world that India will not compromise on strategic autonomy. वहां पे मोदी जी और सी जिनपिंग के बीच बाइलेटरल मीटिंग हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई, एंड ड्यूरिंग दिस विजिट बोथ लीडर्स रीअफर्म्ड दैट इंडिया एंड चाइना आर डेवलपमेंट पार्टनर्स रादर देन राइवल्स। इसी विजिट के दौरान दोनों नेताओं ने वार्तालाप के बाद ये पुष्टि की कि भारत और चाइना विरोधी नहीं, डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं। 2020 गलवान घाटी कन्फ्रंटेशन के बाद चाइना के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई थी, अब इसे फिर से शुरू किया गया है। बिजनेस पर्पस विजिट और टूरिज्म के लिए वीजा रूल्स को भी थोड़ा आसान बनाया गया है। द कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज रूट वॉज ऑल्सो रीओपेंड। ट्रेड की बात करें तो चाइना आज भारत का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। 2025 में दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड हाई $155 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड हुआ है। हाउएवर देयर इज अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट फॉर इंडिया। अब व्यापार तो बढ़ चढ़ के हो रहा है, पर हमारे लिए इसमें एक नुकसान है क्योंकि इंडिया चाइना से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, मशीनरीज, केमिकल्स सब चाइना के ही भरे पड़े हैं इंडियन मार्केट में। जिस फ़ोन पे आप वीडियो देख रहे हो या जो एयरपॉड्स कान में लगा रखा होगा, ज़्यादा संभावना है कि वो किसी चाइनीज़ कंपनी का ही होगा। तो इम्पोर्ट भर भर के हो रहा है, पर एक्सपोर्ट हम बहुत कम कर पा रहे हैं। जब इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो इसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। सो देयर इज अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट फॉर इंडिया एंड बिकॉज ऑफ दिस बिलियंस ऑफ डॉलर्स गो टू चाइना एवरी ईयर, विच इज बैड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। बेहतर होता कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर ठीक से काम करते और दुनिया में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का दबदबा होता, पर इतनी आसानी से तो होने नहीं वाला। नेक्स्ट, कोऑपरेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज इज इन ग्लोबल ग्रुप्स। दोनों ही देश ब्रिक्स और SCO जैसे मल्टीलेटरल फोरम्स के मेंबर हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इन मेजर कंट्रीज का ग्रुप है। कुछ और भी हैं ब्रिक्स कंट्रीज जिनको बाद में ऐड किया गया है। ऐसे ही संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया चाइना दोनों ही हैं। इन ग्लोबल ग्रुप्स की समिट होती है हर साल, हमारे प्रधानमंत्री उसे अटेंड करते हैं, लीडर्स की बातचीत होती है एंड दे कोऑपरेट ऑन मेजर इश्यूज लाइक सिक्योरिटी एंड ट्रेड। तो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना के साथ नॉर्मलाइजेशन फेज में हैं। President Xi Jinping is expected to visit India later this year because India is the host for the 2026 BRICS Summit. संभावना है कि राष्ट्रपति सी जिनपिंग इस साल भारत आएंगे क्योंकि 2026 की ब्रिक्स समिट इंडिया में ही होस्ट करी जा रही है। कई मुद्दों पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं हमारे चाइना के साथ, जैसे चाइना इंडिया को समंदर में घेरने की कोशिश कर रहा है।
They are building a network of military and commercial seaports around India. श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इनमें चीन की कंपनियां पोर्ट्स बना रही हैं। इस पर इंडिया का कहना है कि फ्यूचर में हमारी नेवी पर अटैक करने के लिए चाइना इन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है। फिर पाकिस्तान के साथ तो चाइना हमेशा ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि एक कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो चाइना की हमसे नहीं बनती, हमारी पाकिस्तान से नहीं बनती, तो ये दोनों एक तरफ हो जाते हैं। अभी चाइना पाकिस्तान को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसे CPEC बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये कॉरिडोर और हाईवे डायरेक्टली POK से होकर गुजरता है। तो भारत इस कॉरिडोर के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि POK हमारे रीजन में आता है, पर अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। इंडियन आर्मी का कंट्रोल अभी ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है यहीं तक है। पाकिस्तान ने इधर वाला हिस्सा अटैक करके अपने कब्जे में ले लिया था, इसलिए इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। So POK is currently under the control of Pakistan, and that is why we are opposing this project because POK is legally our land. तीसरी समस्या है कि चाइना हमें UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बनने दे रहा है। China uses its power at the United Nations to block India from getting a permanent seat in the United Nations Security Council. अगर इंडिया UN की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन गया तो हमारे पास वीटो पावर आ जाएगी और हम UN के किसी भी फैसले को रोक सकेंगे अगर वो हमारे खिलाफ है तो। ऑल्सो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का मेंबर बनने में भी चाइना हमारे लिए रोड़ा बन रहा है बीच में। अगर इंडिया NSG का मेंबर हो गया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स में ज्वाइन हो गया, तो हम दुनिया को न्यूक्लियर फ्यूल और रिएक्टर्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग इशूज थे। सो दिस वाज द कंप्लीट लेसन ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी भारत चीन संबंधों पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में लिखिए। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.